गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएन मेजर्स टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो अभी रिसेंटली ये टॉपिक आपके ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली एक यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। उस पर इंडिया ने एब्सटेन किया है और इंडिया ने कहा है कि सिर्फ एक सिंगल रिलीजन के फोबिया को जो है वो नहीं हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, बल्कि रिलीजियोफोबिया के बारे में बात करनी चाहिए, जिसमें कि सभी रिलीजन्स के खिलाफ जो फोबिया बनाया जाता है सोसाइटी में ग्लोबली, उस पे हमें एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए, चाहे वो हिंदुज़म हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो या बाकी फेथ हो। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के दिन, और इसको पाकिस्तान के बाद को स्पॉन्सर किया था चाइना ने। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी चार्टर ऑफ यूएन के द्वारा, और न्यूयॉर्क सिटी में ये हेडक्वार्टर्ड है। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन के, मेन पॉलिसी ऑर्गन है एक्चुअली, और ये यूनिक फोरम है मल्टीलैटरल डिस्कशन का, और यहाँ पर सभी मेंबर्स को इक्वल वोट होता है। ठीक है। तो रिलीजियोफोबिया क्या है? मतलब इरेशनल या फिर ऑब्सेसिव फेयर है अगर, या एंग्जाइटी है रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस फेथ, रिलीजियस पीपल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, उसको हम रिलीजियोफोबिया कहते हैं। तो ग्लोबली इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया, एंटीसेमिटिज्म जो ज्यूज़ के अगेंस्ट होता है, ये तो सब रिकग्नाइज्ड है। ठीक है। लेकिन न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलीजियोफोबिया भी आ रहे हैं, जैसे एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख फोबियाज। ठीक है। तो इनके अगेंस्ट भी जो है बात होनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ एक रिलीजन के बारे में अगर आप जो है वो रेजोल्यूशन ला रहे हो तो वो फेयर नहीं है। तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 2022 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड ये रेजोल्यूशन, कि मार्च 15 को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो ऑब्जर्व किया जाए। ये रेजोल्यूशन लाया गया था जब 2 मॉस्क्स पर अटैक हुआ था न्यूजीलैंड में 2019 में। उसको उसके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन लाया गया था। तो यूएन रेजोल्यूशन टू ऑन मेजर्स टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया में 115 नेशंस ने फेवर में वोट किया है। 44 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया है, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूके। तो इसका रेजोल्यूशन जो है, आई एम सॉरी, इसका जो जो ये रेजोल्यूशन है, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है अनफेयर ट्रीटमेंट, एग्रेशन। इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है अनकरेज अनफेयर ट्रीटमेंट, एग्रेशन और वायलेंस टुवर्ड्स मुस्लिम के बारे में। और इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल को कहा गया है कि एक स्पेशल एनवॉय भी रखा जाए टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो इंडिया क्या स्टैंड क्या है इस रेजोल्यूशन पर? इंडिया ने बोला ऑफ कोर्स कि रिलीजियोफोबिया के बारे में बात की जाए, ताकि बाकी फेथ के अगेंस्ट भी जो फोबिया हो रहा है, उन पे जो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है, उसको भी एक्नॉलेज किया जाए। इंडिया ने बोला कि हिंदुज़म में 1.2 बिलियन फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज़्म में 535 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सिखिज़म में 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ये सब जो है रिलीजियोफोबिया को सब्जेक्टेड है। तो लोगों पर अटैक हो रहे हैं, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर अटैक हो रहे हैं, हेट्रेड हो रही है उनके अगेंस्ट, डिसइंफॉर्मेशन हो रही है नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स के अगेंस्ट भी। इसीलिए जो है रिलीजियोफोबिया पे बात की जानी चाहिए। तो इंडिया ने जो है कहा है कि अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो बहुत सारे पर्टिकुलर रिलीजन्स के ऊपर जो अलग अलग फोबियाज पे जो है वो रेजोल्यूशंस आएंगे, उससे अच्छा ये है कि हम रिलीजियोफोबिया पर बात करें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला है कि स्ट्रिक्टली आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अडेयर करना होगा, जिसके ओरिजिन्स 1960 से आप देख सकते हो। केरला असेंबली इलेक्शंस में सबसे पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया था। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो सभी के द्वारा जो है एग्री किए गए हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि कैंपेन्स, पोलिंग और काउंटिंग के समय जो है वो सारा प्रोसेस ऑर्डरली, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल मैनर में चले। कोई भी इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग तो नहीं है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपहोल्ड किया गया है कई ओकेजन्स पर। तो क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोहिबिट होती हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है? तो
तो मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज़ जो है कोई फाइनेंशियल ग्रांट्स या कमिटमेंट्स नहीं दे सकते। मिनिस्टर्स ऑफिशियल मशीनरी का यूज़ नहीं कर सकते कैंपेन पर्पसेस में। किसी भी तरह की पेमेंट डिस्क्रिशनरी फंड से जो है मिनिस्टर्स या कोई भी अथॉरिटीज़ जो है इलेक्शंस के समय जो है वो नहीं अनाउंस कर सकते। एडवर्टीजमेंट्स भी जो है वो सरकारी पैसे पर न्यूज़पेपर्स में नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो बेसिकली मोटिव ये रहता है कि इलेक्शन फेयर हो, किसी को भी कोई एडवांटेज ना हो अलग से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली पहला फेज़ जो है इंडिया के एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड का सेंट्रल इंडिया में इनाग्रेट किया गया है, सिलखेड़ा सहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का प्रोजेक्ट है। 25 हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं इसमें टू स्टडी वाइटल क्लाउड प्रोसेसेस मानसून से रिलेटेड। तो ये जो है, और कहाँ पर लगाया गया है इसको, सेंट्रल इंडिया के मानसून कोर जोन। ये मानसून कोर जोन जो है ये आपके वो एरिया है जहाँ पर हम मानसून को सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट होता है कि अगर सेंट्रल इंडिया के जो वो एरिया में जो ये मानसून कोर जोन है यहाँ से हमें पता लगता है कि मानसून की क्या स्थिति है, क्योंकि इस एरिया में ही जो है हमारी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की जो है वो मानसून डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड क्या है? एक ओपन फील्ड है, फोकस्ड ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी वेदर प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग के लिए। वेदर कंडीशंस को ऑन द ग्राउंड ये ऑब्जर्व करेगा, टेम्परेचर, विंड स्पीड्स, वेदर सिस्टम्स को जैसे लो प्रेशर एरियाज, डिप्रेशंस को स्टडी करेगा। हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम जो है ये जनरेट करेगा और फिर उसको एग्जिस्टिंग वेदर मॉडल्स के साथ भी कंपेयर किया जा सकेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको डेवलप किया है IITM के पुणे के साथ मिलकर। तो 25 मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगाए गए हैं। एक रडार, विंड प्रोफाइलर, बलून बाउंड रेडियो साउंड, सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर मेजरिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये रेन बेयरिंग सिनॉप्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं? तो ये वो वेदर सिस्टम्स हैं जो 100 से 1000 किलोमीटर्स तक लगाए जाते हैं और ये लो प्रेशर एरियाज़, हाई प्रेशर एरियाज़, फ्रंट्स और एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना को जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनको मेजर करने के लिए जो है ये मध्य प्रदेश में इनकी लोकेशन ढूंढी गई है। तो ये लोकेलिटी जो है बिल्कुल प्रिस्टीन है, कोई भी एंथ्रोपोजेनिक या कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो आसानी से अच्छी तरह से की जा सकेंगी। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है, खासकर जो ये मानसून कोर जोन का जो एग्रीकल्चर होता है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये तो बिल्कुल रेन फेड होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो है 70% ऑफ कंट्री की एनुअल एवरेज रेनफॉल को रिप्रेजेंट करता है। मेजॉरिटी ऑफ खरीफ कल्टीवेशन भी उसी समय पर होती है, जुलाई से अगस्त में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि मानसून को मेजर कर सकें। IMD इसीलिए जो है वो रेनफॉल की फोरकास्ट भी देता रहता है। स्पेशल रेनफॉल फोरकास्ट जो है वो इस मानसून कोर जोन के लिए दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑफ कोर्स ये हमारा इंडिया का फूड बाउल तो है ही, और ऊपर से ये रेनफॉल डिपेंडेंट भी है। सेंट्रल इंडिया जो है वो इसलिए नेचुरल लेबोरेटरी बन जाती है साइंटिस्ट और मीटरोलॉजिस्ट के लिए, कि वो ऑन हैंड्स ऑन स्टडी कर सकें इंडियन मानसून्स के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैरीटाइम पायरेसी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो INS कोलकाता ने एक अटैक जो था पायरेट्स द्वारा उसको थ्वाट किया है और रेस्क्यू किया है 17 क्रू मेंबर्स को, और 35 सोमाली पायरेट्स को सरेंडर करवाया है। तो मैरीटाइम पायरेसी जो है आर्टिकल 101 ऑफ UN कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी में के बारे में ही डिफाइन किया गया है कि कोई भी तरह का अटैक प्राइवेट बोट या शिप द्वारा किया जाता है जब जिससे फिर किडनैपिंग, वायलेंस या रॉबरी की जाए पर्सनल गेन के लिए, उसको हम पायरेसी कहते हैं। तो ये ओपन सी में होता है जनरली, और किसी अनदर वेसल को टारगेट किया जा रहा होता है उनके लोगों के लिए या फिर उनकी प्रॉपर्टी के लिए। तो इससे थ्रेट्स क्या होते हैं मैरीटाइम पायरेसी से? फिजिकल हार्म, डिसरप्शन ऑफ ट्रेड होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ठीक है, फिशिंग वेसल्स को टारगेट किया जाता है तो फिशिंग इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट आता है। इन्वायरमेंटल रिस्क भी होते हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ से ऑयल थेफ्ट या डंपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी हो जाता है।
तो नेवल और मैरीटाइम सिक्योरिटी एफर्ट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं इसको डील करने के लिए। तो क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं कॉम्बैट मैरीटाइम पायरेसी? तो यूएन क्लॉज में जो है वो लीगल जो है वो पावर दी गई है मैरीटाइम पायरेसी से डील करने के लिए। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया है यूएस लेड मल्टीनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन दिसंबर 2023 में। फिर एक कन्वेंशन है सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन। फिर एक ये यूएस लेड ही एक इनिशिएटिव है 39 नेशंस का, जिसका इस बार इंडिया भी एसोसिएट मेंबर बना है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस नाम से, ठीक है, बहरीन बेस्ड। तो इनिशिएटिव्स इंडिया द्वारा क्या लिए गए हैं? तो एंटी पायरेसी पेट्रोल जो है हमने बढ़ा दी हैं गल्फ ऑफ एडन और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। नेवल शिप्स डिप्लॉय की गई हैं आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स द्वारा के साथ। तो टास्क ग्रुप्स जो है जिसमें डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स हैं वो डिप्लॉय की गई हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए। एरियल सर्वेलेंस की जाती है। रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, इसके साथ इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरा के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव में भी जो है इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडियन नेवी के आईमैक और आईएफसी आईओआर जो सेंटर्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इंडियन नेवी जो है इस लेवल का काम कर रही है कि पिछले कई सालों से पाक स्ट्रेट वाले एरिया में नील पायरेसी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो जो बाउंड्रीज़ हैं हाई रिस्क एरियाज़ की, उसको इंडिया इतना एक्सटेंड कर चुका है कि वो अरेबियन सी में तो अब रहा ही नहीं है, उसको हम जो है वो अफ्रीका की साइड तक ले जा चुके हैं, ठीक है। ये इंडियन नेवी की प्राइमरी एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उल्लास इनिशिएटिव। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने वाली है एज पार्ट ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास इनिशिएटिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव, जिसमें कि एजुकेशन को रेवोल्यूशनराइज किया जा रहा है, लिटरेसी को अक्रॉस द नेशन रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा। तो ये एक लर्निंग इकोसिस्टम बनाकर देना चाहती है ताकि हर इंडिविजुअल जो है वो बेसिक एजुकेशन, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो है वो सीख सके। 15 या 15 से एज से ऊपर का कोई भी सिटीज़न, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं? क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब कि जो आप एजुकेशन है उसको आगे कंटिन्यू भी करते रहो, ठीक है। तो उल्लास ऐप भी बनाई गई है ताकि लर्नर्स और वॉलंटियर्स इसमें रजिस्टर कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेड सी क्राइसिस ने एक अटेंशन हमारा शिफ्ट कर दिया है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की तरफ, जो कि एक प्रपोज ट्रेड राउट है कोकिंग कोल, क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर्स और कंटेनर्स के लिए। तो ये एक प्रपोज्ड सी राउट है चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक, जो रशिया का फार ईस्ट एरिया का पोर्ट है। तो अभी इस दो स्टेशंस के बीच में या इन दो पोर्ट्स के बीच में जो टाइम लगता है अगर 40 दिन का, तो अगर ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बन जाएगा जो है आर्कटिक की साइड से, तो ऑफ कोर्स सिर्फ 24 दिन लगेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है 5600 नॉटिकल माइल्स का जो है वो कवर हो जाएगा। व्लादिवोस्टॉक एक मेजर सिटी है रशिया की फार ईस्ट ऑफ द कंट्री में, लार्जेस्ट पोर्ट है रशिया के पैसिफिक कोस्ट का, ईस्टर्न रेल हेड है ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइस ब्रांड। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है 4 महीने के लिए और ज़्यादा डी ऑयल्ड राइस ब्रांड के ऊपर। तो राइस ब्रांड क्या है? वन ऑफ द मेन बाई प्रोडक्ट्स है राइस मिलिंग प्रोसेस का। तो जो आउटर ब्राउन लेयर होती है राइस की, उसको सेपरेट कर लिया जाता है मिलिंग प्रोसेस में, और इस ब्रांड फ्रैक्शन में लगभग 14 से 18% ऑयल होता है। तो ये राइस ब्रांड जो है इसको हेल्दी ऑयल कहा जाता है। जापान, एशिया और इंडिया में भी पेल येलो ऑर्डरलेस नटी फ्लेवर्ड ऑयल होता है ये, इसका स्वीट टेस्ट होता है, गुड सोर्स होता है ये अनसैचुरेटेड फैट्स, विटामिन ई और बाकी के न्यूट्रिएंट्स का। करंटली इसको एनिमल फीड की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें एंटी डायबिटिक, लिपिड लोअरिंग, हाइपोटेंसिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को भी कम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली इंडिया को अर्ज किया है कि बेस जो टाइमलाइन होती है एग्रीमेंट ऑन प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको कंप्लाई किया जाए। जब इंडिया ने अभी जो अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है उससे रिलेटेड। तो ये एग्रीमेंट है क्या? इंडिया और पाकिस्तान ने 2005 में इस एग्रीमेंट को साइन किया था कि एक दूसरे को हम एडवांस नोटिफिकेशन दिया करेंगे। जो 5 दिन की लॉन्च विंडो होती है टेस्ट करने की, उससे कम से कम 3 दिन पहले एक दूसरे को बताया करेंगे कि हम कोई सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल लैंड या सी बेस्ड टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसी एग्रीमेंट में ये भी डिसाइडेड है कि जो टेस्ट लॉन्च साइट्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, वो विद इन 40 किलोमीटर्स जो है या फिर नहीं होनी चाहिए बॉर्डर से। इम्पैक्ट एरिया जो है वो 75 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए जो है इंटरनेशनल बाउंड्री का के। जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी जो प्लान ट्रेजेक्ट्री है बैलिस्टिक मिसाइल की, वो इंटरनेशनल बाउंड्री या लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में नहीं होनी चाहिए। और जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जानी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है इससे रिलेटेड इसमें। ठीक है। जो प्री नोटिफिकेशन है ये सिर्फ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स जो लैंड और सी से जो है वो लॉन्च की जाती हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल है। ये क्रूज मिसाइल्स या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is UN measures to combat Islamophobia. This topic is important for your international relations. So India has recently abstained from voting on a UN General Assembly resolution on Islamophobia, and it has called out the prevalence of religiophobia instead against non-Abrahamic religions also, like Hinduism, Buddhism, Sikhism, and other faiths. So this resolution was introduced by Pakistan on the International Day to Combat Islamophobia, and it was co-sponsored by China. So for that, we have to see what is UNGA or UN General Assembly. It was established in 1945 under the Charter of the UN, and it is headquartered in New York City. So it is one of the 6 principal organs of UN, and it serves as the main policy making organ of the UN. So it provides a unique forum for multilateral discussion on the full spectrum of international issues covered by the UN Charter. So each member state has an equal vote in this forum. Okay. So what is religiophobia? So it basically represents any irrational or obsessive fear of or anxiety about religion, religious faith, religious people, or religious organizations. So UN recognizes different types of religiophobia like Islamophobia, Christianophobia, and anti-Semitism. So analysts have started a discussion around the need to recognize new forms of phobia, hatred, or bias against other major religions of the world. So uh, what is International Day to Combat Islamophobia? In 2022, UN General Assembly adopted a Pakistan-sponsored resolution to declare 15th March as International Day to Combat Islamophobia. So this resolution was adopted in the wake of attacks on 2 mosques in Christchurch, New Zealand, 2019. So this recent resolution was adopted and 115 nations voted in favor of it. None of the member voted against it, and there were 44 abstentions, including by India, Brazil, France, Germany, Italy, UK, and Ukraine. So this resolution criticized the encouragement of unfair treatment, aggression, or violence towards Muslims. It also requested the UN Secretary General to appoint a special envoy to combat Islamophobia. So, what was India's stance on this resolution? So, India said that prevalence of religiophobia against Hinduism, Buddhism, Sikhism, and other faiths must also be acknowledged. And Hinduism has 1.22 billion followers, Buddhism has 535 million followers, Sikhism has 30 million followers, and all of them are subjected to religiophobia. So, increasing attacks on religious places of worship, spreading of hatred and disinformation against non Abrahamic religions, as well as other religions, must also be recognized in many countries. And if we pass this
a single resolution, it would set a precedent that new forms of resolutions would come up linked to particular religions. So instead of that, a religiophobia term would be more appropriate. So the next topic is Model Code of Conduct. This topic is important for your polity section. So Chief Election Commissioner of India has asked all political parties to strictly adhere to the Model Code of Conduct. So Model Code of Conduct started in 1960 during the Kerala Assembly elections. So it is basically a set of conventions which have been unanimously adopted by all stakeholders. The objective is to ensure that campaigns, polling, and counting proceed in an orderly, transparent, and peaceful manner. So it does not possess any statutory backing, but it has been upheld by the Supreme Court on multiple occasions. So, what kind of activities are prohibited after implementation of MCC? So, basically, the intention is to have a level playing field for all contesting candidates. So, ministers and authorities are not allowed to announce any financial grants or making commitments. Ministers are prohibited from using official machinery also for campaign purposes. Ministers and authorities cannot sanction grants or payments from discretionary funds also once the elections are announced. And Election Commission of India also prohibits the issuance of advertisements at the cost of public's exchequer in newspapers. So the next topic is atmospheric research testbed. This topic is important for your environment section. So recently the first phase of India's atmospheric research testbed in central India was inaugurated at Silkheda in Sahor district of Madhya Pradesh. So it is funded by the Ministry of Earth Sciences, and this facility will house 25 high-end meteorological instruments for studying vital cloud processes associated with monsoons in over the monsoon core zone of central India. So, what is atmospheric research testbed? It is an open field, focused observational and analytical research program. It will also be used for calibrating and validating the various satellite-based observations as part of the weather predictions and forecasting. So, this facility will observe weather conditions on the ground, like temperature and wind speeds. It will study weather systems like low pressure areas and depressions also. So this data will be used to generate high volumes of data over a long period of time. So which can be later compared with existing weather models. So it has been developed by Ministry of Earth Sciences, and IITM Pune is in charge of the operations. So under the first phase, remote sensing based measurements using 25 meteorological instruments have commenced, and in the second phase this will be deployed as a wind radar, wind profiler, and balloon bound radio sonde, and a soil moisture and temperature measuring equipment. So it has been deliberately placed at the at Madhya Pradesh, which is in line with the path of major rain-bearing synoptic systems. So basically, synoptic systems are those weather systems which are characterized by low pressure areas, high pressure areas, fronts, and associated weather phenomena like precipitation and winds. So this locality of Madhya Pradesh is very pristine and it is free from any other pollutants, so as to give a best site in central India for setting up such a sensitive project. Okay, or observatory. So what is the significance of this? So as we know that Indian agriculture is rain fed, especially the monsoon core zone belt of central Indian region from Gujarat to West Bengal. So the southwest monsoon season accounts for about 70% of country's annual average rainfall, and this region being rain fed, the majority of kharif cultivation is undertaken between July and August. So that's why this region especially becomes very important for observation. We all know that IMD issues rainfall forecasts for these especially special rainfall forecast for this monsoon core zone area. Central India is a natural laboratory for scientists and meteorologists to perform a hands-on study of the Indian monsoons. So the next topic is maritime piracy. This topic is important for your international relations and security topic. So INS Kolkata has recently thwarted an attack by pirates, leading to the rescue of 17 crew members and surrender of 35 Somali raiders. So what is maritime piracy? So as per Article 101 of the UN Convention on the Laws of the Sea,
Maritime piracy is when people on a private boat or ship commit crimes like kidnapping, violence, or robbery for personal gain. So it happens on the open sea and it is targeted at another vessel or its people and property. So it involves physical harm, kidnapping, humanitarian concerns, disruption of trade, losses due to stolen cargo, targeting of fishing vessels, engaging in illegal activities like oil theft or dumping of pollutants, which poses environmental risks, of course. Then there are also security concerns like the need to have increased naval and maritime security efforts. Okay, so what are some steps which have been taken to combat maritime piracy? So, of course, UN clause provides legal uh, defense to combat maritime piracy. Then recently we saw the Operation Prosperity Guardian, which is a multinational military operation which was launched against Houthi attacks in the Red Sea. Similarly, there is Convention for the Suppression of Unlawful Activities Against the Safety of Maritime Navigation. Then there is Combined Maritime Forces, which is a partnership of 39 nations led by US, and it is situated in Bahrain. So India has also recently become an associate member of the CMF. So India has also taken some steps, like we have deployed naval ships with armed helicopters. The Navy has started anti-piracy patrols in Gulf of Aden and east coast of Africa since 2008. Task groups comprising destroyers and frigates have been deployed to undertake maritime security operations. Aerial surveillance is done by long range maritime patrol aircraft and unmanned aerial vehicles to enhance our maritime domain awareness. So, apart from that, India is also participating in various multilateral fora like RECAP and RMSI uh, to combat piracy. Similarly, institutions in India like IMAC and IFCIOR are involved in maintaining maritime security. So we have been able to ensure that there is no piracy incident in Park Strait for many years. Even the boundaries of high risk areas, which covers most of the Arabian Sea, have been shifted or pushed westward, primarily due to the efforts of Indian Navy. Okay. So the next topic is Ullas initiative. This topic is important for your governance section. So Ministry of Education is set to conduct the foundational literacy and numeracy assessment test as part of Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram. So Ullas initiative is called the Understanding Lifelong Learning for All in Society, and it is poised to revolutionize education and literacy across the nation. So it is done by fostering a learning ecosystem which reaches every individual. So it imparts basic education, digital and financial literacy, critical life skills to citizens aged 15 and above. So the aim is to cover other components which are necessary for a citizen of 21st century, like critical life skills, vocational skills development, basic education, continuing education through courses like in arts, science, technology, culture, sports, etc. So Ullas app can also be used for registration and registration of learners and volunteers. So the next topic is Eastern Maritime Corridor. This topic is important for your environment section. So Red Sea crisis has shifted attention to the Eastern Maritime Corridor, which is the proposed trade route for coking coal, crude oil, LNG, fertilizers and containers. So it's a proposed sea route between Indian port of Chennai and Russian port of Vladivostok. So once complete, it will take 24 days down from the presently over 40 days to transport goods from India to Far East Russia. So EMC will cover a distance of about 5600 nautical miles. That is significantly shorter than the current route via the Suez Canal. So, what is Vladivostok? It is a major city in Russia and it is located in the far east of the country. It is the largest port on Russia's Pacific coast and it is the eastern railhead of the Trans Siberian Railway, also. So, the next topic is rice bran. This topic is important for your environment section. Central government has extended the ban on exports of de-oiled rice bran by another 4 months. So, rice bran is one of the main byproducts in the process of rice milling. It is the outer brown layer of brown rice, and uh,
It is separated during the milling process. So this bran fraction contains about 14 to 18% of oil, and it is popularly known as the healthy oil in Japan, Asia, and India. It is a pale yellow, odorless, and nutty flavored oil with a sweet taste. It has a good source. It has good source of unsaturated fats, vitamin E, and other important nutrients. So currently, it is used as an animal feed also. Okay, so it has anti-diabetic, lipid lowering, hypotensive, antioxidant, and anti-inflammatory properties. And it also contains substances which might decrease how much cholesterol the body absorbs. Okay, so the next topic is flight testing of ballistic missiles. This topic is important for your international relations. So Pakistan has recently urged India to comply with the timeline stipulated in the agreement on pre-notification of flight testing of ballistic missiles, especially after the Agni 5 missile test. So this agreement is signed between it was signed between India and Pakistan in 2005 to send each other an advance notification of the flight test that they intend to undertake of any land or sea launched surface to surface ballistic missile. So this notification should be not be issued no less than 3 days in advance of the commencement of the 5-day launch window of that missile. So each country also has to ensure that the test launch sites do not fall within 40 kilometers and the impact area is not within 75 kilometers of international boundary or the line of control. Each party shall also further ensure that the planned trajectory of ballistic missile being flight tested shall not cross the international boundary or the line of control. The parties shall treat the bilateral pre notification exchange under this agreement as confidential also. This agreement also states that pre notification applies only to tests conducted with surface to surface ballistic missiles launched from land or sea. The agreement does not apply to cruise missiles. Also, it does not apply to surface to air missiles. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.